हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, वीकेंड अच्छा गया होगा एंड यू हैव रेस्टेड रिलैक्स्ड ऑन संडे। संडे को आपने प्रॉपर रिलैक्स किया होगा, रेस्ट किया होगा और रिवाइज किया होगा वट एवर वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीक। जो भी हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा है वो सब शायद आपने रिवाइज किया होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है देन प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन जो होता है ना, यही आपकी नैया को पार लगाने वाला है। रिवीजन, अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज का एटलीस्ट 5 से 6 बार रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको एटलीस्ट 5 से 6 बार। आपने टॉपर्स को सुना होगा कि एम लक्ष्मीकांत की रिवीजन उन्होंने कितनी बार करी? 15 बार, 20 बार। स्पेक्ट्रम का रिवीजन उन्होंने कितनी बार किया? 18 बार, 25 बार। सो दे आर रिवाइजिंग एट सच लेवल। आपका कंपटीशन उनके साथ है। अगर आप एक बार एम लक्ष्मीकांत किताब पढ़ लेते हैं, एक बार स्पेक्ट्रम किताब पढ़ लेते हैं और आप सोचते हैं कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। ठीक है, पिछले टॉपर्स की अगर आप सुनेंगे, जो भी इंटरव्यूज होते हैं, उन्होंने कहा है उन्होंने स्पेक्ट्रम कम से कम 20 बार, लक्ष्मीकांत को 25 बार, इतनी दफा उन्होंने उन बुक्स को रिवाइज किया है। एनसीईआरटीज उनकी टिप्स पे रहती थी। ठीक है, दे डो नॉट इवन रिमेंबर कि कितनी बार उन्होंने एनसीईआरटीज को रिवाइज किया होगा। अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, यू आर डूइंग एन इनजस्टिस टू योर सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपको देना है और एग्जाम रिवीजन के बेसिस पर ही होगा। सी, जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे, ठीक है, उस वहां जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है ना, यही रिवीजन आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे ना वो आपके ऊपर ऐसे बॉम्बार्ड होंगे इतनी डिफिकल्ट तरह से कि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, आई एम जस्ट वार्निंग यू। मैं बस एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग, अभी आपके पास टाइम है, प्लीज रिवीजन को एक ड्यू इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सक्सेस की जो चाबी है वो रिवीजन ही है। बार 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 एक ही चीज को पढ़ना है, 10 सोर्सेस को नहीं पढ़ना है, एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ना है। होप दैट थिंग्स मेक्स क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला, गुलियन बारे सिंड्रोम। ओके, जो कि आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे आया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकता है गुलियन बारे सिंड्रोम से कि गुलियन बारे सिंड्रोम क्या है। ठीक है, और हार्डली ये आप मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा कॉरिडोर, ठीक है, यहां से हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिमोजी लिटरेरी अवार्ड, आपने सुना होगा साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसके चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक तरह का लिटरेरी अवार्ड लॉन्च किया है, सिम्होजी लिटरेरी अवार्ड। क्या है ये अवार्ड, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स हैं हमारे, करप्शन इन प्रायर सैंक्शन। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें हमने समझा था कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हम कोई भी ऐसा केस ला रहे हैं जिसमें करप्शन का इन्वॉल्व है, तो हमें उस केस करने से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। किसका? प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट की जो प्रायर परमिशन है वो जरूरी हो जाती है। इसके बाद इंडिया और जर्मनी से रिलेटेड टाइज जो है, ठीक है, क्राइसिस एंड एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। बुलिंग टैक्टिक्स, ये यूनाइटेड नेशंस की इंपीरियलिज्म, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो इंपीरियलिज्म और आइसोलेशन की पॉलिसी आज की डेट में फॉलो कर रहा है, उससे रिलेटेड है यहां पर। पलेर्मो प्रोटोकॉल एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, छोटा सा आर्टिकल, आर्टिकल छोटा नहीं है लेकिन न्यूज छोटी है। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और उससे रिलेटेड एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसे हमें समझना है, पलेर्मो प्रोटोकॉल नाम से, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। पिप्रावाहा रेलिक्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स।
ठीक है, तो आप आज देख पा रहे होंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आने वाले इस ईयर के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन आज के एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस से आपको एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, दो तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, गाजा पीस बोर्ड, इसे हम डिफरेंटली अलग से देख लेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल्स के साथ। सबसे पहला आर्टिकल है पीएम लॉन्चेस। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है दिस मच करोड़ ऑफ काजीरंगा कॉरिडोर वर्क। ठीक है, ये आपको अमाउंट इज नॉट ऑफ एनी यूज, ये अमाउंट जो है वो आपके यूज का नहीं है, आपको याद रखना है। ये जो काजीरंगा कॉरिडोर है इसकी फाउंडेशन लेकर ही है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने। ठीक है, यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असम में थे। ठीक है, ही वॉज इन असम, और असम में उन्होंने दो चीजों का लॉन्च किया है। एक तो सबसे पहला ये 86 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जिसे नाम रखा गया है काजीरंगा कॉरिडोर, और यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन्स भी बनाई गई हैं। ठीक है, थोड़ी सी पॉलिटिकल एंगल पे न्यूज है कि जो पिछली सरकार थी उसने आसाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम वर्क विद रिलेटेड टू आसाम के, हम आसाम में कुछ काम करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो काजीरंगा कॉरिडोर है ये क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, काजीरंगा कॉरिडोर वर्क, काजीरंगा कॉरिडोर। ठीक है, यहां से प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है काजीरंगा कॉरिडोर। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कॉरिडोर क्या है और इसका इंटेंशन क्या है, क्यों बनाया जा रहा है ये कॉरिडोर। ठीक है, ये जो काजीरंगा कॉरिडोर है ये 86 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये 4 लेन नेशनल हाईवे होगा। चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग होगा ये, 86 किलोमीटर का 4 लेन वाला मार्ग होने वाला है, नेशनल हाईवे है 86 किलोमीटर का, जिसमें से इसका कुछ पार्ट जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, वो है आपका 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर की जो लेंथ है इस हाईवे की, ये आपकी 35 किलोमीटर की लेंथ काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी। अब क्या है ये, ऐसा ये फ्लाईओवर टाइप का है। ठीक है, एलिवेटेड प्रोजेक्ट है। सपोज दिस इज द पार्क, और इससे ऊपर एलिवेटेड होकर थोड़ा हवा में ये बनाया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या होता है, एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। इस शब्द को समझते हैं सबसे पहले, जानवर और इंसान का कन्फ्लिक्ट। अब जो काजीरंगा जगह है, ठीक है, वहां पर लोग भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, रास्ते भी निकल के जाते हैं, प्लस वो एक नेशनल पार्क भी है, जानवर भी रहते हैं, स्पेशली राइनोसोर्स के प्रिजर्वेशन के लिए वो बनाया गया था। अब होता क्या है, यहाँ पर कभी कभी इंसान और जानवर का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। सपोज ये एक विलेज है काजीरंगा से लगा हुआ, और यहां से निकलकर एक जानवर जो है, सपोज लेट्स से हाथी यहाँ पर आ जाता है, या राइनोसोरस यहाँ पे आ जाता है। अब इस गांव में ये तहस नहस कर देगा, या फिर कोई इंसान जा रहा है तो ये जो इंसान जा रहा है जंगल से होकर गुजर पर, उस पर हमला कर देगा। तो ये ह्यूमन एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है, जो विद्रोह हो जाता है जब ह्यूमन और एनिमल आमने सामने आ जाते हैं, उस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, सपोज ये आपका होगा हाईवे, और नीचे से नीचे होगा आपका नेशनल पार्क, और ये होगा हाईवे। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क के ऊपर से होकर गुजरेगा, एलिवेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर हम काजीरंगा के बारे में जाने, जो आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं काजीरंगा के बारे में, तो सबसे पहले 1908 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया था। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था सरकार के द्वारा।
ठीक है, 1908 जब अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में, व्हेन वी वर अंडर द कॉलोनी, ओके, ब्रिटिश कॉलोनी थे जब हम, तब रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में 1908 में रखा गया था काजीरंगा को। इसके बाद यहां से काजी, और इसका एम था कि जो इंडियन राइनोसोर्स हैं, इंडियन राइनोसोर्स को बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया था तब कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हो जाता है, तब 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या बना दिया जाता है इसे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1908 में ये रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाता है इंडियन राइनोस को, राइनासोरस को बचाने के लिए, राइनासोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो जाता है, तब हमारी भारत की सरकार 1950 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देती है। अब 1950 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित होने के बाद 1974 में, ठीक है, 1974 में ये बन जाता है आपका नेशनल पार्क। ये बन जाता है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बनने के बाद ये 1985 में जो हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स से प्रसन्न होकर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी जाती है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है 1985 में। ये कुछ ईयर्स हैं जो आपको एज याद रखने हैं, ठीक है, बिल्कुल बाय हार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक कहानी याद होनी चाहिए, एक अजम्पशन याद होना चाहिए कि 1974 में नेशनल पार्क बना था, 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। ठीक है, इसके बाद 2007 में क्या होता है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। यहां पर इसे टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। इट गेट्स डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 2007। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व हम क्या करते हैं, घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें कि ये फेमस क्यों है आज की टाइम में, तो ये फेमस है बिग 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पर 5 बहुत बड़े बड़े जानवर मिलते हैं, 5 बहुत बड़े जानवर मिलते हैं। कौन से जानवर हैं ये? सबसे पहला है राइनासोरस। राइनासोरस मिलता है यहां पर। ठीक है, इसके बाद टाइगर, टाइगर के लिए ये फेमस है। राइनोस, टाइगर्स, टाइगर के अलावा एलिफेंट, हाथी के लिए भी फेमस है। ठीक है, हाथी के प्रोटेक्शन के लिए भी है एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ईस्टर्न स्वैम्प डियर, प्लीज इन 5 को याद कर लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये 5 जो बड़े जानवर हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीशीज जो है वो फेवरेट पार्ट है यूपीएससी का। काजीरंगा में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस वन ईस्टर्न स्वैम्प डियर। इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है काजीरंगा में मिलती है। राइनोस जो है काजीरंगा में मिलते हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, ये सारे स्पीशीज जो हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क के इंटीग्रल पार्ट हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहां से जो रिवर जाती है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी वेस्ट टू ईस्ट। दैट्स योर वर्क, आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर की जो हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी उसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो यहां से ये था हमारा पहला आर्टिकल, इसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम के विजिट पर थे और वहां पर उन्होंने दो प्रोग्राम्स का उद्घाटन किया। सबसे पहला 86 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जिसका कुछ पार्ट हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। ठीक है, उसके अलावा अमृत भारत ट्रेन चलाई गई हैं यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर पीएम मोदी ने काजीरंगा को सोल ऑफ आसाम कहा है कि आसाम की आत्मा है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो है आसाम की आत्मा है, ऐसा उन्होंने यहाँ कहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से, तो जो काजीरंगा कॉरिडोर है वो क्या है? कॉरिडोर 86 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे होने वाला है, 4 लेन का नेशनल हाईवे होगा, जो कि 35 किलोमीटर की लेंथ जो है काजीरंगा से होकर गुजरने वाली है। और ये एक एलिवेटेड रहेगा, ठीक है, जमीन से ऊंचाई पर रहेगा, एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा, नेशनल हाईवे रहेगा। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बनाया जा रहा है? ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इंसान और जानवरों के बीच में होने वाला जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए बनाया है। ठीक है, नेशनल पार्क और हाईवेज। तो अगर हम काजीरंगा की बात करें, 1908 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया था इंडियन राइनोसॉर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद 1950s में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद 1974 में ये बन जाता है हमारा नेशनल पार्क, और 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। किस ईयर में? 1985 में। इसके बाद 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिग 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्पीशीज पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राइनोस, जिसके लिए इनिशियली ये बनाया गया था राइनोसोर प्रोटेक्शन के लिए। टाइगर आपको मिलेगा यहाँ पर, एलिफेंट आपको मिलेगा, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, प्लस ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ईस्टर्न स्वैम्प डियर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? काजीरंगा में मिलती है ईस्टर्न स्वैम्प डियर। इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी रिवर यहां से फ्लो करती है, तो जो रिवर फ्लो करती है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको रिकॉल करनी है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला आर्टिकल काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, इसके आगे चलें तो जीबीएस आउटब्रेक ने 2 जाने ले ली हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या हुआ है? संडे को 2 बच्चों की जान चली गई है जीबीएस, गुलियन बारे सिंड्रोम के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में ये केसेस सामने आए। ठीक है, अब ये तो एक न्यूज है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुलियन बारे सिंड्रोम को समझना कि ये जो गुलियन बारे सिंड्रोम है ये है क्या। ठीक है, अगर हम गुलियन बारे सिंड्रोम की बात करें, गुलियन, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक दिस इज GUILLAIN, गुलेन बारे, BARRE सिंड्रोम, गुलियन बारे सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से डिजीजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुलियन बारे सिंड्रोम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लाइन में समझना है, तो इसे इस तरह से समझिए, ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? देखिए, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर की वो क्षमता जो कि किसी भी रोग को होने से बचाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, 2 तरह की इम्यूनिटीज होती हैं, एक होती है इनेट इम्यूनिटी जो हम जन्म से लेकर आते हैं, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं उसके द्वारा हम अपने शरीर में एक्वायर करते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम एक डिजीज, कभी कभी कुछ डिजीज ऐसी हो जाती हैं जब ये जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बीटा सेल्स जो होती हैं, बी सेल्स जो होती हैं, ये जो है बी सेल्स और इसके साथ टी सेल्स, ये क्या करती हैं? ये हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो बी सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, ये नॉर्मल सेल्स को खाने लग जाती हैं।
नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, ठीक है। बी सेल्स, टी सेल्स नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिससे हमारी नॉर्मल बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं जिनसे हमारा शरीर चल रहा है वो सेल्स भी खत्म होने लग जाती हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी की सेल्स अपनी ही बॉडी की नॉर्मल सेल्स को खत्म करने लग जाएं, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये चीज बनाई गई थी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उल्टी ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। हमारी ही बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं, उन्हीं कोशिकाओं को जब डिस्ट्रॉय करना, खाना शुरू कर देती हैं हमारी बॉडी की बी सेल्स और टी सेल्स, तब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज बनने लग जाते हैं। इसी ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जाम्पल है, वो है गुइलियन बारे सिंड्रोम, ठीक है। ये गुइलियन बारे सिंड्रोम एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ये जो गुइलियन बारे सिंड्रोम है, ये क्या होता है इसका, इसमें पेरिफेरल नर्व्स पर अटैक होता है। पेरिफेरल नर्व्स, आपने देखा होगा हमारे जो शरीर होता है उसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, उसकी जो नर्व्स होती हैं उन पे ही अटैक करता है। और अटैक करने से क्या होता है, यहाँ पर कुछ इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में क्या आ जाता है, यहाँ पर वीकनेस आ जाती है शरीर में, टिंगलिंग होने लग जाती है, और नंबनेस, सुन्न पड़ जाते हैं हमारे हाथ पैर, ठीक है। और ये शुरू होता है सबसे पहले जो हमारे पैर हैं, हमारे फीट सुन्न पड़ना शुरू होते हैं, और धीरे 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 करके ऊपर बॉडी तक हमारे जो नंबनेस है, जो सुन्नपन है, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। और ये इतना फैल जाता है कि यहां से पैरालिसिस भी हो सकता है। इट कैन लीड टू पैरालिसिस। पैरालिसिस आपने हिंदी में सुना होगा, ख्वालिस मार जाती है, ठीक है। ये पैरालिसिस होता है, वो भी होने के चांसेस होते हैं, यहाँ से पैरालिसिस हो जाता है। पेरिफेरल हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट करता है ये जो गुइलियन बारे सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। गुइलियन बारे सिंड्रोम क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी की नॉर्मल सेल्स खत्म होने लग जाती हैं, इससे हमारे शरीर में वीकनेस होने लगती है, टिंगलिंग होने लगती है, ठीक है। और उसके बाद नंबनेस, नंबनेस आ जाती है शरीर में। नंबनेस मतलब सुन्न होना शुरू हो जाता है, पैरों से ये सुन्नपन शुरू होता है और हमारे शरीर में फैल जाता है। धीरे धीरे ये पैरालिसिस की कंडीशन तक अचीव हो जाता है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसके लिए, नो वैक्सीन अवेलेबल, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट इट इज ट्रीटेबल। इसका ट्रीटमेंट, ट्रीट हो जाता है ये, ठीक है, इलाज हो जाता है इसका, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है लेकिन ट्रीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी हो गई तो ये ट्रीट नहीं होगी, ट्रीट हो जाती है, ठीक है। दवाइयों से, थेरेपी से ट्रीट हो जाती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके कॉजेस कि किन चीजों से ये होता है वो भी क्लियर नहीं है, कॉजेस भी क्लियर नहीं है। देखा गया था जब कोविड हुआ था तो लोगों को जब वैक्सीन लगी थी तो वैक्सीन के बाद किसी किसी को इस तरह के गुइलियन बारे सिंड्रोम के सिम्टम्स भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसके कॉजेस जो हैं वो क्लियर नहीं, किस कारण से होता है ये हमें नहीं पता। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है लेकिन इलाज इसका मुमकिन है, इट इज ट्रीटेबल, बट वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ज्यादातर ये एडल्ट्स और मेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जनरली इट अफेक्ट्स एडल्ट्स, बड़ों में होता है और मेल्स में होता है, बट कैन अकर in all, in individuals of all ages, ठीक है। ज्यादातर ये बड़े पुरुषों में देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी एजेस में आपको पाया जा सकता है। तो यहां पर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन मिल सकता है, इट अफेक्ट्स ओनली एडल्ट्स एंड मेल्स, और इट अफेक्ट्स ओनली एडल्ट मेल्स। तो यहां से ये गलत होगा, लेकिन वहीं अगर दूसरा स्टेटमेंट आ जाए, गुइलियन बारे सिंड्रोम कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस,
देन इट इज गोइंग टू बी करेक्ट, वो स्टेटमेंट सही होगा, हर एज के इंडिविजुअल्स को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा गुलियन बारे सिंड्रोम के बारे में जो न्यूज में था। यहाँ पर नीमच डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी की, वहां पर 2 बच्चों की जान गई है गुलियन बारे सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, गुलियन बारे सिंड्रोम के बारे में हमने जाना। सबसे पहला ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स अपनी ही बॉडी की सेल्स को खत्म करने लग जाती हैं, खाने लग जाती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, जिससे हम सेंसेशंस हम फील कर पाते हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है। धीरे धीरे वीकनेस होती है, टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है, धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, कॉजेज इसके क्लियर नहीं है, किस कारणों से होता है ये हमें नहीं पता, कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका इलाज पॉसिबल है। ठीक है, जनरली ये देखा गया है अडल्ट्स में, मेल्स में, ठीक है, पुरुषों में देखा गया है, बड़ों में देखा गया है, लेकिन ये हर एज के इंडिविजुअल, बच्चों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से हमने इम्यूनिटी के बारे में समझा था, बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं किस तरह से नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट जो जन्मजात हमारी इम्यूनिटी होती है, और एक होती है एक्वायर्ड, धीरे धीरे हम जो एक्वायर करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, ये थे स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल्स जो हमने देखे आज के न्यूज़पेपर के। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, साहित्य अकेडमी से रिलेटेड, स्टैलिन फ्लैग्स इंटरफेरेंस इन साहित्य अकेडमी बाय सेंटर इंस्टीट्यूट्स न्यू लिटरेरी अवार्ड। हुआ क्या है, सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड देश का एक जाना माना सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। ठीक है, जो लोग साहित्य में लिखते हैं, ठीक है, साहित्यकार होते हैं, जो भी किसी तरह की कविता कहानी लिखते हैं, ठीक है, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाता है, जिनकी बेस्ट रचनाएं होती हैं। ठीक है, और इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है, ज्यादातर हिंदी उर्दू इस तरह की लैंग्वेजेस में रिसेंट टाइम्स में देखा गया है। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे भानु मुश्ताक। हुआ क्या था यहाँ पर, जो रिसेंट अभी लिस्ट जारी हुई थी, एक टेंटेटिव लिस्ट, कि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पर्संस को दिया जाना है। यहाँ पर भानु मुश्ताक जी का नाम भी था, ठीक है, जो कि बुकर प्राइज विनर हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर कि सेंटर ने क्या किया, एंड मोमेंट पे ये लिस्ट को विड्रॉ कर लिया, कैंसिल कर दिया कि ये नाम जारी नहीं होंगे, दूसरे नाम होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो तमिलनाडु के सीएम हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब हैं के स्टैलिन, उन्होंने कहा कि ये जो हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड को कैंसिल कर देती है, लिस्ट को खारिज कर देती है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, इसके काउंटर प्रोडक्टिव में, इसको चैलेंज करते हुए स्टैलिन साहब क्या लेकर आते हैं, सिम्होजी लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, क्या लेकर आते हैं, सिम्होजी लिटरेरी अवार्ड। साहित्य की फील्ड में दिया जाएगा, ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाएगा। यहां से आप नाम, इसका इंपॉर्टेंट नाम को याद रख लीजिए, सिम्होजी लिटरेरी अवार्ड। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली द सिम्होजी अवार्ड सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड, एग्रीकल्चर, लिटरेचर, ठीक है, इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह के 4 ऑप्शन हो सकते हैं, आपको याद रखना है लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक कमी देखी गई, कमी क्या देखी गई, ये जो प्राइज है, ये जो अवार्ड दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली, मराठी, जितनी भी हमारी साउथ वाली जो लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ उन्हीं में दिया जाएगा। इट डज नॉट कंसिडर हिंदी, इट डज नॉट कंसिडर उर्दू एंड अदर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी नॉर्थ इंडिया की भाषाएं हैं उनमें ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किन किन भाषाओं में ये दिया जाएगा, तमिल में, तमिल के लेखकों के लिए, इसके अलावा तेलुगु लेखकों के लिए, तेलुगु में जो लोग लिखते हैं, तमिल में जो लोग लिखते हैं, कन्नड़ में जो लोग लिखते हैं, मलयालम, उड़िया, मलयालम में लिखने वाले लोग, उड़िया में लिखने वाले लोग, बंगाली, बंगाली भाषा में लिखने वाले, और मराठी भाषा में।
मराठी भाषा में लिखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये अवार्ड खोला गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ इन्हीं लैंग्वेजेस में ये जो अवार्ड है 7 भाषाओं में दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंटर जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका ये किताब का नाम हार्ट लैम्प। ठीक है, ये भानु मुश्ताक जी के द्वारा लिखी गई है, कन्नड़ में लिखी गई थी, इसका ट्रांसलेशन हुआ था। तो किताब का नाम आप याद रखेंगे, हार्ट लैम्प। किसके द्वारा लिखी गई है ये? बानु मुश्ताक। बानु मुश्ताक के द्वारा हार्ट लैम्प नाम की ये किताब पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, पीसीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बुक हार्ट लैम्प इन द न्यूज इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 नाम होंगे, भानु मुश्ताक का नाम आपको याद रखना है। सिमोजी लिटरेरी अवार्ड, ये नाम भी आपको याद रखना है। किन किन भाषाओं में दिया जाता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली, मराठी, इन भाषाओं में ये अवार्ड जो है दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 5 करोड़ की धनराशि दी जाएगी इन भाषाओं में लिखने वाले जो लोग इस अवार्ड को जीतेंगे उनके द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल इंटरनेशनल बुक फेयर्स जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा, अभी रिसेंटली दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर कंक्लूड हुआ है प्रगति मैदान में, उसके बाद ये तमिलनाडु में इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये जो बुक फेयर्स होते हैं आजकल के नौजवान, जैसा कि आप देखेंगे जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं, इंटरनेट आया है, तब से ये बुक रीडिंग का जो कल्चर है हमारे यहाँ से कहीं ना कहीं खत्म होने लगा है। लोग बुक रीडिंग करना ही भूल गए हैं। इवन न्यूज़पेपर भी हमारे ई न्यूज़पेपर हो गए हैं, ऑनलाइन हम उन न्यूज़पेपर्स को डाउनलोड करते हैं, उनके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और वहीं से हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हम लोगों की जो हार्ड कॉपी की जो रीडिंग हैबिट्स थी वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो आयोजन होते हैं ना बुक फेयर्स के, पुस्तक मेला जिसे हम बोलते हैं, I still remember कि when I was very young, my father used to take me to the book fairs, जो हमारे सिटी में बुक फेयर्स लगते थे कभी कभी। अब तो मैंने देखा ही नहीं है बहुत टाइम से कभी बुक फेयर लगा हो हमारे शहर में। ठीक है, और ज्यादातर टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर होते हैं वहां पर बुक फेयर बहुत रेयरली लगते हैं, कभी कभार लगते हैं, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार लग गया। ठीक है, जो बड़े शहर होते हैं, टीयर 1 सिटीज जो होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चेन्नई, यहाँ पर बुक फेयर लॉन्च हुआ, दिल्ली में हर साल बुक फेयर लॉन्च होता है। ये जो बुक फेयर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एंड दिस आप इस चीज को लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर इस अवार्ड को लेकर एक टसल चला है यहाँ पर कि जो रीडिंग हैबिट्स हैं हमारी यूथ की, हमारे जनरल जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ है या चिल्ड्रन है, उनमें ही रीडिंग हैबिट्स छूटती जा रही हैं। तो उनमें जो बुक फेयर्स हैं उनका क्या रोल है? तो बुक फेयर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ यहीं से आप, जैसा कि आपने अभी कुछ रील्स भी देखी होंगी, जो हमारा इंटरनेशनल बुक फेयर अभी जो प्रगति मैदान में कंक्लूड हुआ रिसेंटली, वहाँ पर हर जॉनर की किताबें मिल रही थी, ज़्यादा बहुत अलग अलग भाषाओं में जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है, बहुत संख्या में, स्पेशली बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर जो बाल पुस्तकें थी उनको भी प्रदर्शित किया गया, जिससे क्या है बच्चों में रुझान बढ़े पुस्तकों के पढ़ने का। जो हम डिजिटल चीज़ों पर, गैजेट्स पर हम पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं, वहीं पर किताबों का कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अवार्ड जो हैं, सिम्होजी लिटरेरी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और जो भी ये अभी सेंटर के द्वारा हुआ है साहित्य अकेडमी अवार्ड को बार बार विड्रॉ कर लेना, लिस्ट को कैंसिल कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑथर्स हैं, जो लिटरेचर की फील्ड से रिलेटेड हैं, उसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका एनालिसिस था। हार्ट लैम्प नाम की पुस्तक है, उसकी राइटर हैं भानु मुश्ताक जी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भानु मुश्ताक जी हैं और स्टैलिन साहब है। इन्होंने मिलकर एक अवार्ड जो है सिम्होजी लिटरेरी अवार्ड यहाँ पर घोषणा करी गई है, ये दिया जाएगा। ठीक है, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, साहित्य को प्रमोट करने के लिए। आगे चलें तो ये चीज ये वाला आर्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले पिछली क्लासेस में भी हमने ये चीज देखी थी। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड, करप्शन एंड प्रायर सैंक्शन, केस ऑफ डिवाइडेड हाउस। ठीक है, यहां देखिए आप, जनवरी 13 को 2 जज बेंच 2 से सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें जस्टिस बीवी नागराथन एंड केवी विश्वनाथन, इन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। क्या
कहानी है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि हम इस चीज को देख चुके हैं। यहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था। ये हमारा एक्ट है 1988 का। कब का एक्ट है? 1988 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसका एक सेक्शन है, ठीक है, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17A, 17A इसका एक सेक्शन है, जिस सेक्शन के अनुसार क्या हो रहा है, अगर किसी कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसे करप्शन का, अगर हमें उसके खिलाफ कोई केस करना है, ठीक है, एक पब्लिक सर्वेंट है, यहां पर उनके, अगर ये इनके खिलाफ मुझे कोई करप्शन का केस करना है, तो मुझे पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी केस करने से पहले। प्रायर सैंक्शन मतलब प्रायर परमिशन, पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र का अधिकारी है तो केंद्र सरकार से, राज्य का अधिकारी है तो राज्य सरकार से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उस ऑफिसर के खिलाफ केस चल सकता है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, दो बातें सामने आई यहां से। कौन कौन सी दो बातें सामने आई? कि जो प्रायर सैंक्शन का मामला है, ठीक है, कि हमें सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। यहां से दो जजेस ने अलग अलग बात कही। इन्होंने, एक ने कहा कि हाँ ये जो प्रायर सैंक्शन है ये सही है, एक जज ने कहा नहीं ये प्रायर सैंक्शन जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। प्रायर सैंक्शन सही क्यों है? सही इसलिए है ताकि हम जो फेक केसेस होते हैं, ठीक है, सपोज कोई भी अधिकारी है उसके खिलाफ फेक केस अगर आ जाए, उस फेक केसेस को ये प्रिवेंट करता है। यहां पर ये ऑफिसर्स को ओपनली वर्क करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। जैसे हमने समझा था कि एक कहानी के साथ हमने समझा था कि ऑफिसर्स के हाथ में कुछ पावर्स होती हैं, तो उन्हें खुली पावर्स देना क्यों जरूरी हो जाता है। सपोज हमने देखा था कि अगर कोई लेडी है, एक ओल्ड लेडी है जिसका घर में कोई नहीं है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो यहाँ पर अधिकारी जो है अपनी पावर्स को यूज करके बिना डॉक्यूमेंट्स के उन्हें राशन जो है अवेलेबल करा सकता है, अगर वो महिला सच में जरूरी है, अगर उसे राशन की जरूरत है। ठीक है, अगर क्या हो, अगर ये हो ही ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इस ऑफिसर के खिलाफ फेक केसेस भी चलाए जा सकते हैं। यहाँ पर ओपनली, ऑनेस्टी के साथ अधिकारी काम कर पाएंगे, इसलिए ये सेक्शन 17A लेकर आया। अब दूसरी ओर दूसरा जो वर्डिक्ट सुनाया गया था वो कहा गया था ये प्रायर सैंक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां से क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है प्रोटेक्ट करती है करप्ट ऑफिसर्स को, कि भाई कोई करप्ट ऑफिसर है उसके खिलाफ सरकार ने बोल दिया कि नहीं कोई केस नहीं चलेगा, यहां से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई भी केस नहीं चलता है, उन्हें सरकार प्रिवेंट कर लेती है, रोक लेती है। ठीक है, ये चीज चली थी यहाँ पर। और यहाँ बोला गया था कि अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया, एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना। अब ये 3 जज बेंच या 5 जज बेंच, जो भी हम देखेंगे आगे आने वाले केसेस में सुनवाई होगी, और तब हम देखेंगे ये सेक्शन 17A पर क्या पूरा मामला सामने आने वाला है। ठीक है, फिलहाल अगर हम यहाँ बात करें तो इन्होंने इसी वर्डिक्ट में कहा गया था, ये जो सेक्शन 17A है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, इसमें प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट को हटाकर लोकपाल और लोकायुक्त कर दिया जाए, लोकपाल या लोकायुक्त कर दिया जाए। ठीक है, और लोकपाल और लोकायुक्त क्या ही इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनका सरकार का प्रेशर नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, एंटी करप्शन बॉडीज हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, लोकपाल और लोकायुक्त क्या कर सकते हैं, इस प्रायर सैंक्शन को का एक सोल्यूशन हो सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर सोल्यूशन हो जाए। अब यहाँ पर कुछ केसेस जो हैं इस आर्टिकल में आए हैं, उन केसेस को आपको जानना है। एक केस है यहाँ पर विनीत नारायण केस, एक केस है यहाँ पर विनीत नारायण केस, और एक केस है यहाँ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम केस। ठीक है, इन केसेस में सेक्शन 7, ये केसेस जो हैं ये सेक्शन 17A से रिलेटेड हैं। अगर हम यहां पर देखें
Here it is. जस्टिस विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। यहां पर कोर्ट ने कहा था कि यहां पे एन वोहरा कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, एन वोहरा कमेटी यहां पर आई थी। एन वोहरा कमेटी में कहा गया था कि यहां पर सरकार को नहीं बल्कि सीबीआई को इंटरफियर करना चाहिए, सीबीआई की परमिशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का केस आया था। इस केस में कहा गया था कि ये जो सेक्शन 17A है, ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी के आर्टिकल को वायलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहां पर ये बात कही गई थी। अगर हम देखें इन दोनों केसेस के बारे में, अगर इन दोनों केसेस को यहां पर एक तरफ रख दिया जाए, अगर ये दोनों केसेस हम अगर कंसिडर करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ललिता कुमारी केस जो है उसका वायलेशन हो रहा है। ललिता कुमारी केस, ललिता कुमारी केस जो है ये 2014 में हुआ था और इसमें कहा गया था कि एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। एफआईआर इज अ मस्ट इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें एफआईआर, जघन्य अपराध होता है उसमें एफआईआर जो है बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम इन दोनों केसेस के, इन तीनों केसेस का अगर रेफरेंस लें तो यहां पर बोला जाता है कि सेक्शन 17A है उसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये केसेस आपको बस नाम याद रखने हैं, इन केसेस के अंदर क्या हुआ था वो आप भले ही स्किप कर सकते हैं। विनीत नारायण केस, डॉक्टर सुब्रमण्यम केस, ललिता कुमारी केस, ये सेक्शन 17A के हवाले से हैं केसेस, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो इसमें जो भी इसमें अपडेट्स होंगे वो हम धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि जो फाइनल फैसला आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल दिस आर्टिकल एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने रिवाइज कर लिया है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा था उस सिनेरियो में क्या हुआ है, किस तरह से स्प्लिट वर्डिक्ट हमारे सामने आया है सेक्शन 17A को लेकर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगर आप यहाँ देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसका एक सेक्शन 17A जो है वो विवादों में है। क्यों है? क्योंकि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर हमें करप्शन का केस चलाना होता है तो हमें सरकार से पहले परमिशन लेनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर दो केसेस हैं, एक है आपका विनीत नारायण केस, ठीक है, जो एन वोहरा कमेटी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ कहा गया था कि सरकार नहीं, सीबीआई का परमिशन लेना जरूरी है। इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी केस जो कहता है कि अगर सेक्शन 17A जो है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसके बाद ललिता कुमारी केस हुआ जिसमें कहा गया कि एफआईआर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में एक मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। यहां से हमने देखा किस तरह से प्रायर सैंक्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स और यूजफुल इफेक्ट्स दोनों होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त के गठन जरूरी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, एंटी करप्शन बॉडीज हैं, जो कि हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकती हैं। अब यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया जर्मनी टाइज, भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं कैन ओनली सोर हाई, ठीक है। यहाँ पर जो भी अभी चल रहा है यूएसए के बैकड्रॉप में, यूएसए जो भी वेनेजुएला पे हमला करना, ग्रीनलैंड को लेकर धमकी दे देना, क्यूबा कोलंबिया को धमकी देना, इसके अलावा टैरिफ लगा देना, इंडिया पे इतने सारे टैरिफ लगा दिए, सीरिया पे हमला कर दिया, ईरान के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना, ये आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल बुलिंग टैक्टिक्स, ठीक है। ये जो आर्टिकल हैं ये एक साथ हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, दो आर्टिकल हैं इंडिया और जर्मनी। अभी इंडिया और जर्मनी, जर्मनी के जो चांसलर साहब थे उन्होंने और पीएम मोदी ने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन किया था, ठीक है, जो हमारा मकर संक्रांति के दौरान मनाया गया था, जहां से हमने देखा था गुजराती फोक सॉन्ग बेड़ा रास, ठीक है। उसके साथ हमने डिफरेंट फोक सॉन्ग्स भी देखे थे, फोक डांसेस भी देखे थे, कहाँ पे कौन सा डांस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है यूएसए को लेकर कि यहाँ पर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। यूएसए ने क्या किया है, हम यूएसए की बात करें, यूएसए ने टैरिफ्स लगा दिए हैं यूरोपियन यूनियन पर 25%, 25% तक का टैरिफ जो है यूएसए के द्वारा लगाया गया है टैरिफ
यूरोपियन यूनियन पर। यूरोपियन यूनियन पर 25% तक का टैरिफ लगाया गया है। सॉरी, दिस इज नॉट 25%, दिस 15%। 15% का टैरिफ लगाया गया है और बोला गया है कि हम इसमें 35% और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं, यूएसए का ये बयान आया है कि अभी तो हमने 15% लगाया है, लेकिन हम इसे 35% और बढ़ा देंगे। ठीक है, और बढ़ाने की संभावना है। अब यहाँ पर ग्लोबल सिनेरियो क्या बन रहा है वो आप देखिए। ठीक है, यहां से एक यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए एक गेम खेल रहा है जिसका नाम रखा गया है टैरिफ वेपनाइजेशन। यूएसए क्या कर रहा है, टैरिफ को एक हथियार बना लिया है उसने। जिस कंट्री पे चाह रहा है उस कंट्री पे बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, टैरिफ वेपनाइजेशन। यहां से बोला गया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमें अमेरिका को दोबारा महान बनाना है, ऐसा कहना है ट्रम्प साहब का। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में नोबेल पीस प्राइज, सेकंड हैंड नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है ट्रम्प साहब को। सेकंड हैंड मिला है, फर्स्ट हैंड नहीं मिला है। टैरिफ का गेम खेल रहे हैं ट्रम्प जी, ग्रीनलैंड को धमका रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसकी कंट्रीज भी नेटो का पार्ट है, यूएसए भी नेटो का पार्ट है। गॉट इट। यहां पर यूएसए ने कहा कि हम लोग ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं, और ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है जो कि एक नेटो का पार्ट है। डेनमार्क की टेरिटरी है जो कि नेटो का पार्ट है। अब क्या हो रहा है, अब यहां से ऐसी कंडीशन बन रही है कि ईयू और यूएसए के जो रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और यूएसए के जो संबंध थे उन संबंधों में कहीं ना कहीं दरार आ रही है। ठीक है, दे जो भी रिलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनमें कहीं ना कहीं दरार आ रही है। अब यूएसए के खिलाफ ईयू के काफी सारे कंट्रीज जो हैं कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि यहां पर डेनमार्क में ये ग्रीनलैंड में क्या किया गया, फ्रांस के द्वारा बोला गया कि भाई हम तो यहाँ अपनी एक कॉन्सुलेट खोलने वाले हैं। फ्रांस ने बोला कि हम कॉन्सुलेट खोलेंगे, डेनमार्क की कॉन्सुलेट खोली जाएगी ग्रीनलैंड में। इसके बाद नाटो की एक्सरसाइजेस के लिए ऑफिसर्स को, वो आर्म्ड फोर्सेस को, मिलिट्री फोर्सेस को ग्रीनलैंड में भेज दिया गया काफी सारी नेटो कंट्रीज के द्वारा। अब यहां पर खुली चेतावनी दी जा रही है ट्रम्प साहब को कि आपको जो करना है वो कर लीजिए। नेटो जो है साथ में है, यूरोपियन यूनियन एक साथ है, और यहां से हमें यूएसए और यूरोपियन यूनियन के जो संबंध हैं वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अब इस बिगड़ते हुए संबंध में कुछ देशों को फायदा हो रहा है। सबसे पहला फायदा हो रहा है रशिया को। रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए थे, अब यूएसए जो है रशिया के खिलाफ है, और अब यूएसए यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी खिलाफ में आने वाला है, ऐसा माना जाए। अब यहां से क्या होता है, रशिया जो है यूरोपियन यूनियन के करीब आ सकता है। इट कैन, इन दोनों कंट्रीज में अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के एफटीए टॉक्स मजबूत हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो भी डेलीगेट्स हैं वो रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद ईयू इंडिया समिट होने वाली है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंध स्ट्रांग हो जाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज क्या हैं अब यूएसए के अगेंस्ट में धीरे धीरे यहां पर उतर रहे हैं। आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, यहां से क्या होगा कि ईयू इंडिया टॉक्स जो है ये स्ट्रेंथन होंगे। ईयू इंडिया समिट होने जा रही है। ठीक है, इस समिट में जर्मनी जो है बहुत लीड कर सकता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल अगर आप देखेंगे यहां पर, ये आर्टिकल जर्मन के एम्बेसडर के द्वारा ही लिखा गया है। इन्होंने कहा है कि भाई इंडिया और जर्मनी की दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, यहां पर जर्मनी पूरा पूरा साथ देगा इंडिया का। ठीक है, और क्या कहा गया है, जर्मनी यहां पर, जर्मनी ने कहा है माइग्रेशन पार्टनरशिप करेंगे हम। माइग्रेशन
पार्टनरशिप। उन्होंने बोला है कि भारत की जो यूथ है, भारत का जो युवा है वो बहुत अच्छा युवा है, ठीक है। यूथ जो है स्किल्ड है, स्पिरिटेड है, कि भाई बहुत संस्कारवान युवा है यहाँ का, स्किल्ड युवा है, ठीक है, और स्मार्ट युवा है भारत का। और हम क्या करेंगे, ऐसे युवा को अपने देश में स्वागत करते हैं ताकि वो आए और यूएस जर्मनी में पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। कि जो ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो यूएसए की कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं, यूएसए चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूएसए ना जाकर जर्मनी ने अपने गेट खोल दिए हैं। यूरोपियन यूनियन के काफी सारे कंट्रीज यहाँ गेट खोल सकते हैं यूथ के लिए कि आप आइए हमारे साथ बिजनेस कीजिए, हमारे यहाँ जॉब कीजिए, और दोनों जो कंट्रीज हैं आपस में काम करके दोनों देशों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर माइग्रेशन पार्टनरशिप की बात करी गई है, जर्मनी के द्वारा बात करी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा बात करी गई है, जर्मनी के द्वारा बात की गई है। यहाँ पर 75 years ऑफ डिप्लोमेसी पूरे हो रहे हैं। बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, जर्मनी और इंडिया के बीच में 2026 में हमारे 75 years पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पूरी चीज समझी, 2026 में 75 years जो है पूरे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में ये बन सकता है कि जर्मनी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ठीक है। जर्मनी के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस या यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशंस को देखते हुए, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, अगर हम पूरी उसकी बात करें, इंडिया जर्मनी की बात करें यहाँ पर, तो दोनों कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इंडिया फिलहाल में क्या है, फिलहाल में जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोबली और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और यहाँ पर जर्मन के एम्बेसडर कह रहे हैं कि इंडिया कुछ समय में तीसरा भी बन सकता है, हमें पछाड़कर हम चौथे बन जाएंगे, इंडिया तीसरा आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें इस चीज का कोई डर नहीं है, बल्कि हम तो इस मौके पर इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आशा करते हैं कि इंडिया और जर्मनी के जो टाइज हैं वो बहुत अच्छे बने रहें, ठीक है। माइग्रेशन पार्टनरशिप की यहाँ पर बात करी गई है। हमने प्लेटिनम जुबली 75 years पूरे करने जा रहा है, ठीक है। और ये सब हो रहा है यूएसए के बैकड्रॉप में। जो यूएसए टैरिफ टैरिफ गेम खेल रहा है ना, टैरिफ लगाएं, तो यूएसए के टैरिफ अब यूएसए पे भारी पड़ने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने का जो यहाँ पर डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया के टाइज यूरोपियन यूनियन के साथ खोल देगा। और ये चीज सामने आ रही है, जिस तरह से ग्रीनलैंड पर फ्रांस का बयान आना सामने कि हम यहाँ पर कॉन्सुलेट खोलने जा रहे हैं फ्रांस की, ठीक है। डेनमार्क की जो कॉन्सुलेट होगी, डेनमार्क में जो कॉन्सुलेट होगी फ्रांस की, वो अब कहां पर होगी, ग्रीनलैंड में होगी। प्लस नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया है ग्रीनलैंड पर। तो यहाँ पर एक सीधा बयान दिया जा रहा है यूएसए को कि टाटा आप जितने टैरिफ चाहे उतने लगा सकते हैं, अब आप अलग और पूरी दुनिया अलग, ठीक है। यहाँ से ये चीज कही जा रही है। इंडिया यूएसए टॉक्स जो हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया की समिट होने जा रही है। यूरोपियन यूनियन के काफी सारे डेलीगेट्स जो हैं वो रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। जर्मनी ने प्रस्ताव दिया है माइग्रेशन पार्टनरशिप का। उन्होंने कहा है कि भारत का जो युवा है स्किल्ड है, स्पिरिट हेड, स्मार्ट है, इसको हम स्वागत करते हैं ताकि आए और हमारे साथ बिजनेस करें, हमारे यहाँ जॉब करें, और अमेरिका, जर्मनी और इंडिया दोनों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और ये इंडिया और जर्मनी के 2026 में 75 years प्लैटिनम जुबली पूरी हो रही है, ठीक है। ये था आर्टिकल। क्राइसिस एंड नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज क्राइसिस इन एजुकेशन। यहां पर हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करी गई है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइंस आई थी, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई भेदभाव नहीं होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और यहाँ पर इंक्लूड किया गया था ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है भाई। ओबीसी कैटेगरी को भी, एससी एसटी प्लस ओबीसी, इनके खिलाफ भी आप किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।
यहां पर अब हायर एजुकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान दिया है, ठीक है। यहां से आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल में, वो है आपका आर्टिकल नंबर 142। आर्टिकल नंबर 142 जो है ये हमारे संविधान का आर्टिकल है, और ये जो संविधान का आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। यहां से सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष ताकत मिल जाती है आर्टिकल नंबर 142 के द्वारा, और उसके द्वारा किस लिए मिल जाती है, ताकि वो कोई भी ऑर्डर पास करे, ठीक है, टू पास एनी ऑर्डर, टू अचीव कंप्लीट जस्टिस। भाई कोई भी केस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस केस में पूरा न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है, तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी पावर्स का यूज करता है और बोलता है ये केस हम सुनेंगे, इस पे हम गाइडलाइंस जारी करेंगे ताकि पूरा जस्टिस मिल सके, न्याय हो, पूरा हो, ठीक है, न्याय पूरा होना चाहिए। तो यहां पर यही चीज कही गई है आर्टिकल 142। इस चीज को प्लीज आप नोट कर लीजिए, जो आर्टिकल 142 है सुप्रीम कोर्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Article number 142, it provides Supreme Court with the extraordinary power to pass any order to achieve complete justice। इसी के बैकड्रॉप में यहां कहानी शुरू हो रही है। यहां पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हुए 9 गाइडलाइंस जारी करी हैं। 9 गाइडलाइंस जारी करी हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, फॉर कर्बिंग सुसाइड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जो भी हायर एजुकेशन संस्थाएं होती हैं, जो कि 12th के बाद वाली जो संस्थाएं हैं, 12वीं कक्षा के बाद जो हायर एजुकेशन होती है, कॉलेजेस, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, उनके लिए 9 गाइडलाइंस जारी करी हैं, 9 गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, और इसमें कहा गया है कि भाई जो सुसाइड हो रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम में, ये कहीं ना कहीं समाज की वजह से हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। बच्चों की सुसाइड जो हो रही है हायर एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इंस्टीट्यूट्स खुद हैं। क्यों खुद इंस्टीट्यूट जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, तो यहां पर कहा गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट सपोर्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स डज नॉट सपोर्ट स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही नहीं है इंस्टीट्यूट्स में। कैसे नहीं है, वीसी अपॉइंट नहीं होते हैं। यहां पर डिबेट चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर, और यूनिवर्सिटीज किसकी होती हैं, स्टेट की। तो टसल चल रही है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वीसी अपॉइंट ही नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें वाइस चांसलर ही अपॉइंट नहीं हो पा रहे। अब भाई यूनिवर्सिटी का हेड ही नहीं है तो सुनवाई कौन करेगा। जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, उस XYZ डिपार्टमेंट का काम है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, वो जो विंडो विंडो वाला गेम आपने शायद देखा होगा, एक शो आता था बहुत पहले, ऑफिस ऑफिस। तो उस ऑफिस ऑफिस वाले शो में वहां पर ये कहा जाता था आप उस वाली फाइल, उस वाली डेस्क पर जाइए, उस वाली डेस्क पर जाइए। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा जो मैनेजमेंट है वही नहीं हो पा रहा क्योंकि वीसी ही नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई के चलते क्या हो रहा है, वीसी अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं। वीसी अपॉइंट नहीं हो पा रहे, फैकल्टीज अपॉइंट नहीं हो पा रही, टीचर्स ही नहीं है,
स्टाफ ही नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, इन्होंने डेटा भी दिया है, डेटा भी दिया, ऐसा नहीं बिना डेटा के यहां बात करी जा रही है। मद्रास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में बोला बताया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यहां पर बताया गया है कि 50% से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 50% से ज्यादा स्टाफ है ही नहीं, मतलब 50% से ज्यादा वैकेंसीज हैं स्टाफ में, स्टाफ ही अपॉइंट नहीं किया गया है, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, कौन सुनेगा स्टूडेंट्स की। ठीक है, यहां पर यह बात कही गई है। इसके अलावा यहां पर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां पर गवर्नर का इंटरफेरेंस बहुत है, गवर्नर्स का इंटरफेरेंस बहुत है। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और गवर्नर साहब अपनी चलाते हैं। एकेडमिक इश्यूज हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए थे, क्यों लेकर आए थे, नई एजुकेशन पॉलिसी का एम यही था, बच्चों को बेनिफिट मिले, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। एकेडमिक इश्यूज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रही है ढंग तरीके से। ठीक है, इसके बाद सोसाइटल इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज हैं यहाँ पर, और मनी इश्यूज हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत जी जो एक्टर थे, उनकी एक मूवी आई थी छिछोरे, जिस मूवी में ये चीज दिखाई गई थी कि किस तरह से ये जो सोसाइटल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, मनी प्रेशर, ये सारी चीजों की वजह से सुसाइड जो है वो कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, XYZ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल दिया जाता है कि भाई वो कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो सोसाइटल, एकेडमिक, मनी इश्यूज हैं, इनको कोई रिजॉल्व ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं भाई वो रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं। तो यहां से हमें दो चीजें अपने लिए निकालनी है एग्जाम के लिए। सबसे पहला है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो 9 गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन रिलेटेड से, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 9 गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सोसाइटीज के लिए। ठीक है, यहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम को हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसीलिए जो हमारे 3 काउंसिल थे, ठीक है, उन्हें रिमूव करके अब क्या लाया जा रहा है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो है आ गया है, और ये एक्ट बन सकता है आने वाले सेशन में। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं, पिपरावारा रेलिक्स के बारे में है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्विकली इस चीज को देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पिपरावाहा, अगर आप इसकी हेडलाइन समझेगा, डिस्प्ले प्लान फॉर पिपरावारा रेलिक्स, अवशेष, रेलिक्स मतलब होता है अवशेष, पिपरावाला के जो अवशेष हैं उनकी हम प्रदर्शनी लगाएंगे। ठीक है, तो ये एज एन एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज में आया है पिपरावाहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिपरावाहा ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस, बुद्धिस्ट आर्कोलॉजिकल साइट है, सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, बुद्धिस्ट साइट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एंशिएंट सिटी ऑफ कपिल वस्तु है ये, एंशिएंट सिटी ऑफ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वही कपिल वस्तु आज की डेट में पिपरावाहा के नाम से जाना जाता है, और ये खोजा गया था विलियम क्लैक्सटन पैप के द्वारा। विलियम विलियम क्लैक्सटन पैप, इन्होंने खोजा था, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे, 1898 में खोजा था ये,
1898 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, 1898 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी। और ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाक्य जो क्लैन था जिससे बुद्धा बिलोंग करते थे, उसी क्लैन के द्वारा यहाँ का जो स्तूप है, पिपरावाह स्तूप, वो बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं, पिपरावाह एक जगह है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, किस धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, एंशिएंट सिटी जो कपिलवस्तु की एंशिएंट सिटी थी, एंशिएंट सिटी ऑफ कपिलवस्तु, उसके यहाँ पर बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेलिक्स हैं बुद्धा के रेलिक्स हैं, उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, बुद्धिस्ट साइट है। किसने खोजी थी? विलियम क्लैक्सटन पेप ने खोजी थी। कब खोजी थी? 1898 में। 1898 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी। और यहाँ बोला जा रहा है कि जो इसके रेलिक्स हैं उसकी हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। ठीक है, इसमें कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। केसेस बताए गए हैं यहाँ पर, और इसे क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो तस्करी होती है, मानव तस्करी, ठीक है, वो एक अभिशाप है। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी इनको प्रिवेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, एक केस में, केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट। ठीक है, केस था केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट। ठीक है, केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट, ये केस था। इस केस को आप याद रख लीजिए। यहां पर बताया गया है कि इस केस में, केपी कुमार वर्सेस स्टेट वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जो बाल मानव तस्करी होती है उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहां पर, नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये क्राइम का डेटा कलेक्ट करता है। ये ब्यूरो जो है कि कितना क्राइम जो है हुआ, कितना क्राइम रोका गया। तो इसने बताया कि 53,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है 2024-25 में। 2024-25 में 53,000 जो बच्चे हैं जिनकी तस्करी हो रही थी, उन्हें रेस्क्यू किया गया है, उनका बचाव किया गया है। लेकिन दिक्कत यहां पर है कि कन्विक्शन जो है, गुनहगारों को सजा जो मिली है वो 4.8% पर मिली है। कन्विक्शन रेट जो है ये बहुत कम है। भाई आपने बच्चे इतने सारे बचाए, लेकिन कन्विक्शन रेट कितना है? 4.8। कन्विक्शन रेट हुआ है 4.8, जो कि बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इन बच्चों के केसेस में जितने बच्चे पकड़े गए उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 5% भी अचीव नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है यूनाइटेड नेशंस का, जिसका नाम है पलेर्मो प्रोटोकॉल। पलेर्मो प्रोटोकॉल, ये यूनाइटेड नेशन का प्रोटोकॉल है। यूनाइटेड नेशंस का प्रोटोकॉल है टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश, टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन। 2000 में ये प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, 2000 में यूनाइटेड नेशंस एक प्रोटोकॉल लेकर आया था, जिस प्रोटोकॉल का नाम है पलेर्मो प्रोटोकॉल। ये जो मानव तस्करी होती है उसके खिलाफ ये प्रोटोकॉल आया था। ये याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। पलेर्मो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पलेर्मो प्रोटोकॉल किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है? तो यूनाइटेड नेशंस का प्रोटोकॉल है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से इसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं? ठीक है, कौन कौन से लॉज हैं, हमारे लीगल टर्म्स हैं। लीगल टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 143, बीएनएस
सेक्शन 143 चाइल्ड ट्रैफिकिंग से डील करता है। बीएनएस सेक्शन 143 चाइल्ड ट्रैफिकिंग से डील करता है। आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 भारत के संविधान का चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ, ठीक है, ये बात करता है। इसके बाद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल, जस्ट अ सेकेंड, प्रिवेंशन एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये आपको याद रखने हैं ये सारे एक्ट, ठीक है। पॉक्सो अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है। ये सारे जो एक्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, ये जो है मानव तस्करी, बाल स्पेशली चिल्ड्रन में, उनको रोकने की बात करते हैं। बीएनएस का सेक्शन नंबर 143, बीएनएस का सेक्शन नंबर 143 जो है इसकी बात करता है। आर्टिकल 23, 24 में बच्चों के ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करी गई है। आर्टिकल 39 ई और एफ में बात करी गई है मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, पॉक्सो एक्ट 2012, इनकी बात करी गई। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ केसेस भी मेंशन करी गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। पहला है आपका विशाल जीत केस। विशाल जीत केस ये हुआ था 1990 में, 1990 में ये केस हुआ था, ठीक है। विशाल जीत केस, इसमें बोला गया था ट्रैफिक और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को स्टॉप करने के लिए बोला गया था, स्टॉप ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। जो तस्करी है और जो बाल बाल वेश्यावृत्ति है उसे रोकने की बात करी गई थी विशाल जीत केस में, ठीक है। विशाल जीत केस के बाद इसके बाद आया था एमसी मेहता केस। एमसी मेहता नाम से बहुत सारे केसेस हैं, तो इसका ईयर आपको याद रखना है 1996, ठीक है। ये 1996 में आया था ये एमसी मेहता केस। इसमें एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस इंडस्ट्री को रोकने की बात करी गई थी, स्टॉप एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। कि जो हजार्डस बहुत ज्यादा जिनमें खतरा हो सकता है चोट लगने का, जान जाने का, उनमें बच्चों को कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। एमसी मेहता केस 1996 में आया था। इसके बाद बचपन बचाओ आंदोलन केस, बचपन बचाओ आंदोलन केस हुआ था। ये केस हुआ था 2016 में और ये ट्रैफिकिंग को बचाने के लिए हुआ था, ठीक है। 2011 में हुआ था ये केस, वाइड स्प्रेड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बच्चों में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो ये 3 केसेस जो हैं, आप इन केसेस को याद रखेंगे। इसके बाद इस आर्टिकल में कुछ वे फॉरवर्ड भी दिए गए हैं कि क्या होना चाहिए, कि भाई ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस, आपने देखा बहुत सारी गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी गाइडलाइंस है, उन्हीं को रोकने के लिए बोला गया कि जो गाइडलाइंस है इनका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए। ये जो बच्चों की तस्करी हो रही है ये क्यों हो रही है, स्पेशली सोशल मीडिया नेक्सस जो है इसको रोकना है। छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे देश का पहला राष्ट्र बना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो दुनिया का पहला राष्ट्र बना ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन करने के लिए। 16 साल से नीचे आप यूज नहीं कर सकते,
ठीक है, कॉज एनालिसिस, सोशल मीडिया नेक्सस जो है इसको रोकने के लिए, प्लस स्ट्रिक्टर पनिशमेंट टू ट्रैफिकर्स। जो लोग तस्करी कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट हमने देखा 4.8% है, उस कन्विक्शन रेट को जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बहुत होना चाहिए, उस कन्विक्शन रेट को हमें बढ़ाना है, इस चीज की बात करी गई है यहाँ पर। तो इसको, इस आर्टिकल को अगर हम देखें एक बार इसका गो थ्रू करें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है आज के न्यूज़पेपर में, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बात करी गई। यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं रिसेंटली केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट केस में, कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2024-25 में हमने 53,000 स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्करी हो रही थी, उन तस्करी को रोका हमने और 53,000 बच्चों को बचाया। लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो 4.8% रहा, ये एक मुद्दा बन गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ एक पलेर्मो प्रोटोकॉल भी देखा, जो हमने यूनाइटेड नेशंस का प्रोटोकॉल है, 2000 में आया था ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ये सारे जो लीगल प्रोविजंस हैं इंडिया में आज की डेट में मौजूद हैं। बीएनएस सेक्शन 143, आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 39 ई एंड एफ, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, ये सारे एक्ट हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, विशालजीत केस 1990 में हुआ, उसमें बोला गया कि हमें ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को रोकना है। एससी मेहता केस 1996 में हुआ, इसमें हजार्डस इंडस्ट्री में बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। बचपन बचाओ आंदोलन केस 2011, इसमें दोबारा से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड ये है, जो एनफोर्स गाइडलाइंस है बहुत सारी हैं, इनका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी तो कराइए। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस कीजिए। जो सोशल मीडिया नेक्सस चल रहा है, जहां से सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है, उस चीज का एनालिसिस होना चाहिए। कन्विक्शन रेट बढ़नी चाहिए, जो ट्रैफिकर्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर बात करी गई। ठीक है, अब दो छोटी छोटी न्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूज है, हम देख लेते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज में है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इससे रिलेटेड, वो आपको याद रखने हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये काउंसिल है, एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। ये बनाई गई थी इंडियन प्रेस काउंसिल्स एक्ट, इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट। ये एक्ट आया था आपका 1965 में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ये इसकी स्थापना करी गई थी। ये एक्ट आपको याद रखना है। तो अब यहां से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड क्वासी जुडिशियल। स्टैट्यूटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि इंडियन प्रेस काउंसिल्स एक्ट 1965 के तहत बनाई गई थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम देखें फिलहाल में इसमें जो 29 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? 29 मेंबर्स हैं। चेयरमैन जो है एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कन्वेंशन, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, बस एक रीति चली आ रही है, कन्वेंशन चला आ रहा है, एक कमेटी के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, और एक मेंबर जो पीसीआई अपॉइंट करता है, पीसीआई अपॉइंटेड मेंबर। पीसीआई अपॉइंटेड मेंबर, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ये लोग मिलकर एक नाम डिसाइड करते हैं कन्वेंशनली और उस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है, टर्म की अगर हम बात करें, 3 साल का टर्म होता है यहाँ पर, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है। 3 साल का टर्म्स होता है। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं। डिसीजंस आर फाइनल
and cannot be challenged in court. आप कोर्ट नहीं ले जा सकते इसके जो डिसीजंस होते हैं, लेकिन रिकमेंडरी नेचर के होते हैं, ठीक है, रिकमेंडरी नेचर के ही होते हैं, ये याद रखेंगे। क्यों न्यूज में है? अगर हम न्यूज की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है बहुत टाइम से, ठीक है। जो लास्ट चेयरमैन थे उनको भी 3 साल एक्सटेंडेड टर्म के बेसिस पर रखा गया था, उनका भी टर्म खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में अगर आप जानेंगे, स्टैच्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि 1965 के इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत बनी थी। 29 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है एक कमिटी के द्वारा, जिस कमिटी में होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर और एक पीसीआई के अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। टर्म 3 साल का होता है। डिसीजन जो होता है फाइनल होता है और किसी भी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके जुड़ी हुई एक क्रिप्टो करेंसी की न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। क्रिप्टो पॉलिसी, यहां पर बात करिए बजट जो आने वाला है एक अपॉर्चुनिटी है टू फाइन ट्यून क्रिप्टो पॉलिसी सेज इंडस्ट्रियल प्लेयर्स, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन्होंने ये चीज़ कहा है कि एक सजेशन दिया, अगर आपने देखा हो लास्ट क्लास में भी तो हमने देखा था, वहाँ पर एक आर्टिकल आया था जिसमें सजेशन दिए गए थे कि इस बजट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसा ही यहाँ पर किया गया है कि क्रिप्टो पॉलिसी जो है इस साल के बजट में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। क्यों इन्वॉल्व होनी चाहिए? यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को हम क्या मानते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मानते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं जैसे सरकार उन्हें कहती है कि भाई ये तो एक एसेट है, वर्चुअल एसेट हैं जिन पर, लेकिन इन पर 1% टैक्स लगाया जाता है और 30% टैक्स लगाया जाता है जो भी प्रॉफिट बनता है उसके द्वारा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लेयर्स का कहना है कि इसकी एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जो कि इस बजट में आनी चाहिए। ऐसे कयास हैं, अब जब बजट आएगा तब देखी जाएगी इस चीज़ को। फिलहाल के लिए ये इतनी ही न्यूज़ थी। पूरी जो एनालिसिस थी आज की न्यूज़ की वो हमने करी, काफ़ी सारी न्यूज़ थी। प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, ठीक है, अपने नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा और रिवीजन कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप आप सभी को समझ में आया हो। प्लीज़ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।